एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला पिता के पत्र पुत्री के नाम। पहले कैसेट में तुमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के 5 पत्र सुने थे और अब सुनो छठा पत्र। मनुष्य का आगमन। प्रिय इंदु, मैंने तुम्हें पिछले खत में बताया था कि पृथ्वी पर पहले कितने साधारण रूप में जीवन प्रकट हुआ और धीरे-धीरे विकसित होते हुए लाखों बरस में जाकर इस रूप में आया जो हम आज देखते हैं। जीवन के इस विकास क्रम में हमें एक बड़ी दिलचस्प और जरूरी बात यह भी मालूम हुई कि जीव जंतु हमेशा अपने को आसपास के वातावरण के अनुकूल बनाने की कोशिश करते रहते हैं। इस कोशिश में उनमें कई गुण विकसित हुए हैं और वे अधिक उन्नत जीव बन गए हैं। हमें यह तब्दीली या तरक्की कई तरह दिखाई देती है। मिसाल के तौर पर शुरू के जानवरों में हड्डियां नहीं थीं, लेकिन क्योंकि हड्डियों के बगैर वे बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकते थे, इसलिए उनमें हड्डियां विकसित हो गईं। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी विकसित हुई। इस तरह दो किस्म के जानवर हो गए, हड्डी वाले और बिना हड्डी वाले। जिन आदमियों या जानवरों को तुम अपने आसपास देखती हो, वे सब हड्डी वाले हैं। तुम ऐसे साधारण जीव भी देखती हो जैसे मछलियां जो अंडे देकर उन्हें छोड़ देती हैं। वे एक बार में हजारों अंडे देती हैं, लेकिन उनकी देखभाल नहीं करती। मां बच्चों की बिल्कुल परवाह नहीं करती। वो अंडों को छोड़ देती है और उनके पास कभी लौट कर नहीं आती। अब क्योंकि इन अंडों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए ज्यादातर अंडे मर जाते हैं और बहुत थोड़े से मछलियों के रूप में विकसित होते हैं। बताओ, इस तरह कितनी जानें बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन जब हम ऊंचे दर्जे के जानवरों को देखते हैं तो मालूम होता है कि उनके अंडे या बच्चे कम होते हैं, लेकिन वे उनकी खूब देखभाल करते हैं। मुर्गी भी अंडे देती है, लेकिन वो उन पर बैठती है और उन्हें सेती है। और जब नन्हे-नन्हे चूजे निकल आते हैं तो वो कुछ समय तक उन्हें चुगाती है। जब वे बड़े हो जाते हैं, तब मां उनकी फिक्र छोड़ देती है। इससे भी ऊंचे स्तर के जीव जैसे स्तनपायी जीवों में और बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। इनके बारे में मैंने तुम्हें पिछले पत्र में बताया था। ये जानवर अंडे नहीं देते। मां अंडे को अपने अंदर रखती है और पूरी तरह विकसित बच्चे को जन्म देती है, जैसे कुत्ता, बिल्ली या खरगोश। इसके बाद मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है। इस तरह मां अपने बच्चों की काफी देखभाल करती है। लेकिन इन जानवरों में भी बहुत बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। मादा खरगोश हर कुछ महीने के बाद बहुत से बच्चों को पैदा करती है, लेकिन इनमें से कई मर जाते हैं। जबकि हाथी जैसा विकसित जानवर एक ही बच्चा देता है और बच्चे को अच्छी तरह पालता पोसता है। अब तुम्हें यह मालूम हो गया कि जैसे-जैसे जानवर विकसित होते जाते हैं, वे अंडे नहीं देते, बल्कि अपनी शक्ल के बच्चे को जन्म देते हैं। बस ये बच्चे आकार में छोटे होते हैं। ये जानवर आमतौर से एक बार में एक ही बच्चा देते हैं। तुमने गौर किया होगा कि इन विकसित जानवरों को अपने बच्चों से थोड़ा बहुत प्रेम होता है। आदमी सबसे विकसित जीव है, इसलिए मां और बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। इस तरह यह मालूम होता है कि आदमी जरूर नीचे दर्जे के जानवरों से विकसित हुआ होगा। शायद
शुरू के आदमी आजकल जैसे आदमियों की तरह थे ही नहीं। वे आधे बनमानुस और आधे आदमी रहे होंगे और बंदरों की तरह रहते होंगे। तुम्हें याद है, तुम जर्मनी के हाइडलबर्ग शहर में हम लोगों के साथ एक प्रोफेसर से मिलने गई थी। उन्होंने एक छोटा सा अजायब घर दिखाया था जो फॉसिल से भरा हुआ था। खासकर वहां एक पुरानी खोपड़ी थी जिसे उन्होंने बड़ी हिफाजत से अलमारी में रख रखा था। वो खोपड़ी उस शुरू के आदमी की मानी जाती है। हम अब उसे हाइडलबर्ग का आदमी कहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खोपड़ी हाइडलबर्ग के पास गड़ी हुई मिली थी। हालांकि उस जमाने में न हाइडलबर्ग का पता था न किसी दूसरे शहर का। उस पुराने जमाने में जब आदमी इधर-उधर घूमते फिरते थे, बड़ी सख्त सर्दी पड़ती थी और क्योंकि चारों तरफ इतनी बर्फ थी, इसलिए उसे बर्फ का युग कहा जाता था। बर्फ की विशाल नदियां जैसी आजकल उत्तरी ध्रुव के पास हैं, इंग्लैंड और जर्मनी तक फैली हुई थी। उस युग में आदमियों का जीवन बहुत कठिन रहा होगा और उन्हें बड़ी तकलीफ सहनी पड़ी होगी। वे वहीं रह सकते होंगे जहां बर्फ की नदियां न हों। वैज्ञानिकों का कहना है कि उस जमाने में भूमध्य सागर नहीं था, बल्कि वहां एक या दो झीलें थीं। लाल सागर भी नहीं था, ये सब जमीन थी। शायद हिंदुस्तान का अधिकतर हिस्सा टापू था और पंजाब और हमारे प्रांत के कुछ हिस्सों में समुद्र था। जरा कल्पना करो, सारा दक्षिणी हिंदुस्तान और मध्य हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा द्वीप है और उसके और हिमालय के बीच में समुद्र लहरें मार रहा है। तब तुम्हें जहाज पर बैठकर मसूरी जाना पड़ता। शुरू में जब आदमी पैदा हुआ तो उसके चारों तरफ बड़े-बड़े जानवर रहे होंगे और उसे उनसे बराबर डर लगा रहता होगा। आज आदमी दुनिया का मालिक है और जानवरों से जो काम चाहता है करा लेता है। कुछ जानवरों को वो पालता है, जैसे घोड़ा, गाय, हाथी, कुत्ता, बिल्ली वगैरह। कुछ को वो खाता है और कुछ का शिकार करता है, जैसे शेर और चीता। लेकिन उस जमाने में वो मालिक नहीं था, बल्कि बड़े-बड़े जानवर उसी का शिकार करते थे और वो उनसे जान बचाता फिरता था। मगर धीरे-धीरे उसने तरक्की की और ताकतवर होता चला गया, यहां तक कि वो सब जानवरों से ज्यादा शक्तिशाली हो गया। ये उसने किया कैसे? शारीरिक शक्ति से तो कर नहीं सकता था, क्योंकि हाथी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। उसने बुद्धि और दिमागी ताकत से ऐसा किया। शुरू के दिनों से लेकर आज तक आदमी की बुद्धि का विकास कैसे हुआ, इसका पता हम लगा सकते हैं। वास्तव में बुद्धि ही आदमियों को और जानवरों से अलग करती है। बुद्धि के बिना आदमी और जानवर में कोई फर्क नहीं है। पहली चीज जिसका आदमी ने पता लगाया वो शायद आग थी। आजकल हम दिया सलाई से आग जलाते हैं, लेकिन दिया सलाइयां तो अभी हाल में बनी हैं। पुराने जमाने में आग जलाने के लिए दो चकमक पत्थरों को आपस में रगड़ते थे और जब चिंगारी निकल आती थी तो उससे सूखी घास या किसी दूसरी सूखी चीज में आग जला लेते थे। जंगलों में कभी-कभी पत्थरों की रगड़ या किसी दूसरी चीज की रगड़ से खुद ब खुद आग लग जाती है। जानवरों में इतनी अकल नहीं थी कि उससे कुछ सीख पाते, लेकिन आदमी ज्यादा होशियार था। उसने आग के फायदे देखे। ये जाड़ों में उसे गर्म रखती थी और बड़े-बड़े जानवरों को जो उसके दुश्मन थे भगा देती थी। इसलिए जब कभी आग लग जाती होगी तो मर्द और औरतें उसमें सूखी पत्तियां फेंककर उसे जलाए रखने की कोशिश करते होंगे। वे नहीं चाहते होंगे कि आग बुझ जाए। धीरे-धीरे उन्हें मालूम हो गया कि वे चकमक पत्थरों को रगड़कर खुद आग पैदा कर सकते हैं। ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण खोज थी और इसने उन्हें दूसरे जानवरों से ताकतवर बना दिया। आदमी को
दुनिया का मालिक बनने का रास्ता मिल गया। आदिकाल के मानव। प्रिय इंदु, मैंने अपने पिछले खत में लिखा था कि आदमी और जानवर में खास फर्क आदमी की अक्ल है। अक्ल ने आदमी को उन बड़े-बड़े जानवरों से ज्यादा चालाक और ताकतवर बना दिया जो अन्यथा उसे नष्ट कर डालते। जैसे-जैसे आदमी की अक्ल बढ़ती गई, वो ज्यादा ताकतवर होता गया। शुरू में आदमी के पास जानवरों से मुकाबला करने के लिए कोई खास हथियार नहीं थे। वो उन पर सिर्फ पत्थर फेंक सकता था। उसके बाद उसने पत्थर की कुल्हाड़ियां, भाले और बहुत सी दूसरी चीजें बनानी शुरू की। उसने पत्थर की सुई भी बनाई। हमने लंदन के साउथ केंसिंगटन अजायब घर और जिनीवा के अजायब घर में पत्थर के ऐसे बहुत से हथियार देखे थे। बर्फ का युग, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पिछले खत में बताया था, धीरे-धीरे बीत गया और मध्य एशिया और यूरोप से बर्फीली नदियां गायब हो गईं। जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती गई, आदमी इन इलाकों में फैलते गए। उस जमाने में न तो मकान थे और न कोई दूसरी इमारत। लोग गुफाओं में रहते थे। खेती करना किसी को नहीं आता था। लोग जंगली फल और मेवे खाते या जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाते। उनके पास रोटी और चावल भी नहीं था, क्योंकि वे खेती ही नहीं करते थे। वे खाना पकाना भी नहीं जानते थे। हाँ, शायद मांस को आग पर गर्म कर लेते हों। उनके पास पकाने के बर्तन जैसे कढ़ाई और पतीले भी नहीं थे। एक बात बड़ी अजीब है। इन जंगली आदमियों को तस्वीर बनाना आता था। यह सच है कि उनके पास कागज, कलम, पेंसिल या ब्रश नहीं थे। उनके पास सिर्फ पत्थर की सुइयां और नोकदार औजार थे। इन्हीं से वे गुफाओं की दीवारों पर जानवरों की तस्वीरें बनाया करते थे। उनकी कुछ तस्वीरें खासी अच्छी हैं, मगर वे सब इकरुखी हैं। तुम्हें मालूम है कि इकरुखी तस्वीर बनाना आसान होता है और बच्चे अक्सर इसी तरह की तस्वीरें बनाया करते हैं। गुफाओं में अंधेरा होता था, इसलिए मुमकिन है कि वे चिराग जलाते हों। ये आदमी जिनका हमने अभी जिक्र किया है, पुराने पाषाण युग के आदमी कहलाते हैं। उस जमाने को पाषाण युग इसलिए कहते हैं क्योंकि आदमी अपने सभी औजार पत्थर के बनाते थे। धातुओं को काम में लाना ये नहीं जानते थे। आजकल हमारी ज्यादातर चीजें धातुओं से बनती हैं, खासकर लोहे से। लेकिन उस जमाने में किसी को लोहे या कांसे का पता भी नहीं था, इसलिए पत्थर काम में लाया जाता था। हालांकि उससे काम करना बहुत मुश्किल था। पाषाण युग के खत्म होते-होते दुनिया की आबो हवा काफी बदल गई और उसमें गर्मी आ गई। बर्फ की नदियां अब उत्तर ध्रुवीय सागर तक ही रह गईं और मध्य एशिया और यूरोप में बड़े-बड़े जंगल पैदा हो गए। इन्हीं जंगलों में आदमियों की एक नई जाति रहने लगी। ये लोग कई बातों में पुराने पाषाण युग के आदमियों से ज्यादा होशियार थे, लेकिन ये अपने औजार पत्थर से ही बनाते थे। ये लोग भी पाषाण युग के थे, मगर वो बाद का युग था, इसलिए वे नए पाषाण युग के आदमी कहलाते हैं। नए पाषाण युग के आदमियों को देखने पर मालूम होता है कि उन्होंने बड़ी तरक्की कर ली थी। आदमी की अक्ल उसे और जानवरों के मुकाबले तेजी से आगे लिए जा रही थी। नए पाषाण युग के इन आदमियों ने एक महत्वपूर्ण खोज की और वो थी खेती। उन्होंने खेतों को जोतकर खाने की चीजें पैदा करनी शुरू की। उनके लिए यह बहुत बड़ी बात थी। अब उन्हें आसानी से खाना मिल जाता था। उन्हें रात दिन जानवरों का शिकार नहीं करना पड़ता था।
अब उन्हें आराम करने और सोचने की ज्यादा फुर्सत मिलने लगी। उन्हें जितनी ज्यादा फुर्सत मिलती, वे उतनी ही नई चीजें और तरीके खोजते जाते। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए और उनकी मदद से खाना पकाने लगे। पत्थर के औजार भी अब ज्यादा अच्छे बनने लगे और उन पर अच्छी पॉलिश होने लगी। उन्होंने गाय, कुत्ता, भेड़, बकरी जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। वे कपड़े भी बुनने लगे। वे छोटे-छोटे घरों या झोपड़ों में रहते थे। ये झोपड़े अक्सर झीलों के बीच में बनाए जाते थे, जिससे जंगली जानवर या दूसरे आदमी उन पर आसानी से हमला न कर सकें। इन लोगों को झील निवासी कहा जाता है। तुम सोच रही होंगी कि इन आदमियों के बारे में हमें इतनी बातें कैसे मालूम हैं? उन्होंने कोई किताब तो लिखी नहीं। लेकिन मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि इन आदमियों का हाल जिस किताब में हमें मिलता है, वो प्रकृति की किताब है। उसे पढ़ना आसान नहीं है। उसके लिए बड़े धैर्य की जरूरत है। बहुत से लोगों ने इस किताब को पढ़ने में अपनी सारी उम्र लगा दी। उन्होंने पुराने जमाने के बहुत सारे फॉसिल्स और अवशेष जमा किए। ये चीजें बड़े-बड़े अजायब घरों में रखी हैं। इन अजायब घरों में हमें उम्दा चमकती हुई कुल्हाड़ियां, बर्तन, पत्थर के तीर और सुइयां और बहुत सी दूसरी चीजें देखने को मिलती हैं, जिन्हें नए पाषाण युग के आदमी ने बनाया था। तुमने खुद इनमें से बहुत सी चीजें देखी हैं, लेकिन शायद तुम्हें याद न हो। अगर तुम फिर उन्हें देखो तो ज्यादा अच्छी तरह समझ सकोगी। मुझे याद है कि जिनीवा के अजायब घर में झील के मकान का एक बहुत अच्छा नमूना रखा हुआ था। झील में लकड़ी के डंडे गाड़े गए थे और उनके ऊपर लकड़ी के तख्ते बांधकर एक मंच तैयार किया गया था, जिस पर झोपड़ियां बनाई गई थीं। इन झोपड़ियों को किनारे से जोड़ने के लिए एक छोटा सा पुल बनाया गया था। नए पाषाण युग के ये आदमी जानवरों की खालें पहनते थे और कभी-कभी सन के मोटे कपड़े पहनते थे। सन एक पौधा है जिसके रेशों से कपड़ा बनता है। आजकल सन से महीन कपड़े बनाए जाते हैं, लेकिन उस जमाने में सन के कपड़े बहुत ही भद्दे रहे होंगे। ये लोग तरक्की करते चले गए, यहां तक कि उन्होंने तांबे और कांसे के औजार बनाने शुरू कर दिए। तुम्हें मालूम है कि कांसा तांबे और रांगे के मेल से बनता है और इन दोनों से ज्यादा सख्त होता है। वे सोने का भी इस्तेमाल जानते थे और इसके जेवर बनाकर इतराते थे। ये लोग कोई 10,000 साल पहले रहे होंगे। हालांकि हमें ठीक-ठीक तारीखें या समय तो मालूम नहीं, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। तुमने गौर किया होगा कि अभी तक हम लाखों वर्षों की बातें करते रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे हम आज के जमाने के करीब आते जाते हैं। नए पाषाण युग के आदमियों में और आज के आदमियों में यकायक कोई तब्दीली नहीं आ गई, फिर भी हम उनसे बहुत अलग हैं। जो कुछ तब्दीलियां हुई, बहुत धीरे-धीरे हुई। यही प्रकृति का नियम है। तरह-तरह की कौमें विकसित हुईं और हर एक कौम के रहन-सहन का ढंग अलग था। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों की आबो हवा में बहुत फर्क था। इसलिए आदमियों को अपना रहन-सहन उसी के मुताबिक बनाना पड़ता था। इस तरह लोगों में तब्दीलियां होती गईं। लेकिन इस बात का जिक्र हम आगे चलकर करेंगे। आज मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहूंगा। जब नया पाषाण युग खत्म हो रहा था, तो आदमी पर एक बड़ी आफत आई। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि उस जमाने में भूमध्य सागर था ही नहीं। वहां चंद झीलें थीं और इन्हीं में लोग आबाद थे। यकायक यूरोप और अफ्रीका के बीच में जिब्राल्टर के पास की जमीन बह गई और अटलांटिक महासागर का पानी भूमध्य घाटी में भर आया। पानी आता गया और भरता गया और लगता यह है
कि झीलों में और उनके आसपास रहने वाले लोग डूब गए होंगे। वे बचकर कहीं नहीं जा सकते थे। सैकड़ों मील तक पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। अटलांटिक महासागर का पानी बराबर भरता गया और इतना भरा कि वहां भूमध्य सागर बन गया। तुमने सुना होगा और शायद पढ़ा भी हो कि किसी जमाने में बड़ी भयंकर बाढ़ आई थी। बाइबल में इसका जिक्र है और हमारे संस्कृत ग्रंथों में भी इसकी चर्चा आई है। हो सकता है भूमध्य सागर का भरना ही वो बाढ़ रही हो। वो इतनी भयंकर विपत्ति थी कि इससे जो लोग बच पाए होंगे उन्होंने अपने बच्चों को ये हाल सुनाया होगा और इस तरह ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई हम तक पहुंची। अलग-अलग कौमें कैसे बनी? प्रिय इंदु, अपने पिछले खत में मैंने पाषाण युग के आदमियों का जिक्र किया था जो खासकर झीलों के बीच में मकान बनाकर रहते थे। हमने देखा कि उन लोगों ने बहुत सी बातों में बड़ी तरक्की कर ली थी। उन्होंने खेती करने का तरीका निकाला, वे खाना पकाना जानते थे और ये भी जानते थे कि जानवरों को पालतू बनाकर उनसे कैसे काम लिया जा सकता है। ये बातें कई हजार वर्ष पुरानी हैं और हमें उनके बारे में बहुत कम मालूम है। लेकिन शायद आज दुनिया में आदमियों की जितनी कौमें मौजूद हैं, उनमें से अधिकतर उन्हीं नए पाषाण युग के आदमियों की संतान हैं। ये तो तुम जानती ही हो कि आजकल दुनिया में गोरे, काले, पीले, भूरे सभी रंगों के आदमी हैं। लेकिन असल में आदमियों की कौमों को इन्हीं चार वर्गों में बांट देना आसान नहीं है। कौमों में ऐसा मेलजोल हो गया है कि उनमें से बहुतों के बारे में ये बतलाना बहुत मुश्किल है कि वो किस वर्ग की हैं। वैज्ञानिक कभी-कभी आदमियों के सिरों को नापकर उनकी कौम का पता लगा लेते हैं। और भी ऐसे कई तरीके हैं जिनसे इस बात का पता चल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये तरह-तरह की कौमें कैसे वजूद में आईं? अगर सबकी सब एक ही कौम से निकली हैं, तो उनमें आज इतना फर्क क्यों है? तुम जानती हो कि एक जर्मन एक हबशी से बहुत अलग है। एक गोरा है और दूसरा काला। जर्मन के बाल हल्के रंग के और लंबे होते हैं, मगर हबशी के बाल काले, छोटे और घुंघराले होते हैं। चीनी आदमी इन दोनों से अलग है। तो ये बतलाना बहुत मुश्किल है कि ये फर्क कैसे पैदा हो गया। हाँ, इसके कुछ कारण हमें मालूम हैं। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि किस तरह जानवर धीरे-धीरे अपने आप को अपने वातावरण के अनुकूल ढालते गए और उनमें धीरे-धीरे तब्दीलियां पैदा होती गईं। हो सकता है कि जर्मन और हबशी अलग-अलग किस्म के आदमियों के वंशज हों, लेकिन किसी न किसी जमाने में उनके पुरखे एक ही रहे होंगे। उनमें फर्क इसलिए पैदा हुआ क्योंकि आदमी में अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल बनने की प्रक्रिया चलती रही। या हो सकता है कि जानवरों की तरह ही कुछ आदमियों ने अपने को ज्यादा आसानी से अपने वातावरण के अनुकूल बना लिया। इस तरह जो आदमी सुदूर उत्तर की ठंड और बर्फ में रहता है, उसमें सर्दी बर्दाश्त करने की ताकत पैदा हो जाती है। आज भी एस्किमो जाति के लोग उत्तर के बर्फीले मैदानों में रहते हैं और वहां की भयानक सर्दी बर्दाश्त करते हैं। अगर उन्हें हमारे जैसे गर्म मुल्क में लाया जाए तो शायद वे जिंदा न रह सकें। और क्योंकि वे बाकी दुनिया से कटे हुए हैं और बड़ा कठिन जीवन बिताते हैं,
इसलिए उन्होंने इतनी बातें नहीं सीखी हैं जितनी दुनिया के और हिस्सों के रहने वाले जानते हैं। जो लोग अफ्रीका या भूमध्य रेखा के आसपास के देशों में रहते हैं, जहां बड़ी सख्त गर्मी पड़ती है, वे इस गर्मी के आदी हो जाते हैं और सूरज की तेज धूप से उनका रंग काला हो जाता है। तुम जानती हो कि अगर तुम समुद्र के किनारे या कहीं और देर तक धूप में रहो तो तुम्हारा रंग सांवला हो जाता है। अगर चंद हफ्तों तक धूप खाने से तुम्हारा रंग सांवला पड़ जाता है तो वो आदमी कितना काला होगा जिसे हमेशा धूप में ही रहना पड़ता है। और अगर लोग सैकड़ों वर्षों तक गर्म मुल्कों में रहें, पिता, उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे, तो धीरे धीरे उनका रंग गहरा होता जाएगा, यहां तक कि वो एकदम काला हो जाएगा। तुमने हिंदुस्तानी किसान को दोपहर की धूप में खेतों में काम करते देखा है। वो गरीबी की वजह से ज्यादा कपड़े नहीं पहन सकता है, न पहनता ही है। उसका सारा शरीर धूप में खुला रहता है और इसी तरह उसकी पूरी उम्र गुजर जाती है। उसका काला हो जाना स्वाभाविक है। इससे हमें यह मालूम हो गया कि आदमी का रंग उस आबो हवा की वजह से बदल जाता है जिसमें वो रहता है। रंग से आदमी की लियाकत, भलमनसाहत या खूबसूरती पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर एक गोरा आदमी किसी गर्म मुल्क में बहुत दिनों तक रहता रहे और धूप से बचने के लिए खस की टट्टियों की आड़ में या पंखों के नीचे न छिपा बैठा रहे तो वो जरूर सांवला हो जाएगा। तुम्हें मालूम है कि हम लोग कश्मीरी हैं और कोई 200 साल पहले हमारे पुरखे कश्मीर में रहते थे। कश्मीर में सभी लोग गोरे होते हैं, यहां तक कि किसान और मजदूर भी। इसका कारण यह है कि कश्मीर की आबो हवा ठंडी है। लेकिन वही कश्मीरी जब हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में आते हैं जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है तो कई पुश्तों के बाद सांवले हो जाते हैं। हमारे बहुत से कश्मीरी दोस्त खूब गोरे हैं और बहुत से बिल्कुल सांवले भी हैं। एक कश्मीरी परिवार जितने लंबे अरसे तक हिंदुस्तान के गर्म हिस्से में रहेगा, उसका रंग उतना ही सांवला हो जाएगा। अब तुम समझ गई होंगी कि आबो हवा की वजह से ही आदमी का रंग बदल जाता है। यह हो सकता है कि गर्म मुल्क में रहते हुए भी कुछ लोग जो खुले में काम नहीं करते और इतने समृद्ध हैं कि बड़े-बड़े मकानों में रहते हैं, वे अपने रंग को बचा सकें। अमीर खानदान इस तरह कई पीढ़ियों तक अपने रंग को आबो हवा के असर से बचाए रख सकता है। लेकिन अपने हाथों से काम न करना और दूसरों की कमाई खाना कोई अच्छी बात तो है नहीं। तुमने देखा कि हिंदुस्तान में कश्मीर और पंजाब के आदमी आम तौर पर गोरे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर जाएं, वे काले होते जाते हैं। मद्रास और श्रीलंका के लोग काफी काले होते हैं। तुम कहोगी इसका सीधा कारण आबो हवा है, क्योंकि दक्षिण की तरफ हम जितना बढ़ते हैं, भूमध्य रेखा के पास पहुंचते जाते हैं और गर्मी बढ़ती जाती है। यह बिल्कुल ठीक है और हिंदुस्तान के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों के रंग में पाए जाने वाले फर्क का मुख्य कारण है। हालांकि हम आगे चलकर देखेंगे कि यह फर्क इसलिए भी है कि शुरू में जो कौमें हिंदुस्तान में आकर बसी थीं, उनमें भी आपस में भेद था। पुराने जमाने में हिंदुस्तान में बहुत सी कौमें आईं और हालांकि बहुत दिनों तक उन्होंने अलग रहने की कोशिश की, लेकिन वे आखिर में बिना मिले न रह सकीं। आज किसी हिंदुस्तानी के बारे में यह कहना मुश्किल है कि वो पूरी तरह से किसी एक असली कौम का है।